स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बातचीत। 12 क्लास का कौन सा क्लास है ये बोलो? 12 क्लास का पहला लेसन, जिसका नाम क्या है हमारा? बातचीत। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे नहीं बल्कि बातचीत पढ़ेंगे बच्चे। बातचीत जब पढ़ेंगे तो इस बातचीत में क्या पढ़ेंगे? तो 12 क्लास का जो पहला लेसन है, मैं यहाँ भी लिख दूँ 12 क्लास का लेसन 1। इसमें हम जानेंगे कि पहले लेसन जिसके लेखक कौन है बता दो? बाल कृष्ण भट्ट। ये हिंदी के पहले लेसन में बातचीत के बारे में क्या बताते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले मैंने इसका मेमोरेंडम तुम्हें समझाया था कि हिंदी में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो 6 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन उसमें भी रहता है। उस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना हो तो उसमें सारांश पूछता है। तो कह देगा बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश लिखें। क्या पूछेगा जी? बातचीत शीर्षक निबंध का, या क्या जी? निबंध का सारांश लिखें। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बातचीत का विधा क्या है। विधा का मतलब क्या है? वो नाटक है कि माने समझो कि प्रहसन है कि कहानी है कि निबंध है? क्या है? निबंध। तो निबंध को टिक मार देंगे, 1 नंबर वहीं तैयार हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में यदि पूछता है कि बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश लिखें, तो उस स्थिति में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे लेखक के बारे में। अब बाकी 4 पैराग्राफ लिखेंगे हम उस लेसन के बारे में। 4 पैराग्राफ से ज़्यादा हमें सारांश लिखना नहीं। 4 से 5 पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग, और इसी 4-5 पैराग्राफ को लिखकर हम इसको समाप्त कर देंगे। हालांकि यह लेसन जो है मैं इस तरीके से बनाया हूँ कि इसमें सारांश भी है, लेखक का परिचय भी है, और प्रश्न के उत्तर भी इसी में आ जाएंगे। ये सब मिलाकर हम इसमें पढ़ाए हैं। तुम्हें इस तरीके से घर पे नहीं लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है मैं एक एक करके इसमें बताते जा रहा हूँ और तुम समझते चलो, ठीक है ना। कोई भी पाठ होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? लेखक का परिचय लिखेंगे। लेखक का परिचय जैसे हम यहाँ देखते हैं कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार श्री बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है इसके लेखक? बाल कृष्ण भट्ट। अब इसमें लिख देंगे। इसमें अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें काम आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख रचनाकारों एवं भारतेंदु युग के साहित्यकारों में एक है। इतना जो ये मैं जितना लिखवाया हूँ बच्चे, ये सामान्य तौर पे किसी भी लेखक के साथ तुम बता दोगे यह जो व्यक्ति है वह अपने युग के हिंदी के गद्य खंड के या पद्य खंड के ये रचनाकार है। ये बहुत बड़े महान लेखक है। इनकी रचनाएं ऐसी है कि ये जब इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो व्यक्ति का मन खूब पढ़ने का करता है। ये महान लेखकों में एक माने जाते हैं। ऐसा कह के हम उसमें 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी मूल टू द पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, और उसके बाद लिखेंगे तुरंत कि इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माने कोई भी लेखक होगा उसका नाम लिखेंगे, उसका जन्म लिखेंगे कब हुआ था, जन्म स्थान लिखेंगे कब हुआ था, और उनके माता और पिता के बारे में लिखेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में लिखेंगे, और उनकी कोई विशेषता लिख देंगे। ये महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से कोई भी अगर शीर्षक निबंध पूछेगा तो उसमें हम लिखेंगे। चलो आगे कहते हैं इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या था बोलो? भट्ट था, जो एक व्यापारी थे। तथा इनके माता का नाम पार्वती देवी था। माता का नाम क्या था? अभी तक मैंने 8-10 लाइन तुम्हें पढ़ाया है बच्चे, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे तुम्हें क्या याद रखना है कि बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक श्री बाल कृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था। क्लियर है बच्चे? मैं सिर्फ बातचीत लेसन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लेसन की बातें कर रहा हूँ कि कोई भी लेसन होगा इसको ज़रूर लिखेंगे कि, और उसके बाद उनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। कोई भी लेखक होगा कि वह एक सुसंस्कृत महिला थी। इनकी माता, जो भी लेखक होंगे उनके माता को हम अच्छा ही कहेंगे बच्चे, ठीक है ना जी। हम अपनी माता को अच्छा कहते हैं तो इनको नहीं कहेंगे क्या? और उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की विशेष रुचि और लालसा जगाई थी।
किसी भी बच्चे के मन में पढ़ने की जो लालसा होती है बच्चे, वो दो व्यक्ति ही जगाते हैं, माता या पिता। ये दोनों में से कोई ना कोई जगा देते हैं बच्चे। और कभी कभी बच्चे अपने मित्रों से भी जान लेते हैं, कभी कभी शिक्षक से भी। तो इतना हम जान लीजिए कि इनके मन में लालसा जो जगाने वाले थी वो कौन थी? इनकी माता थी। अब हम थोड़ा सा अब डिटेल से इसको पढ़ते हैं। कहता है कि प्रारंभ में बाल कृष्ण भट्ट संस्कृत का अध्ययन किए और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से, कौन से स्कूल से? मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। एंट्रेंस का मतलब होता है बच्चे, आज जिसे हम लोग मैट्रिकुलेशन कहते हैं, उसको उस समय क्या कहा जाता था? बोलो। एंट्रेंस कहा जाता था। तो अगर उस समय कोई एंट्रेंस की परीक्षा पास कर लिया, इसका मतलब समझ लो कि उसने क्या पास कर लिया जी? बहुत बढ़िया। तो अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या किया जी? इस परीक्षा के बाद वे प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए, माने टीचर भी हो गए। कब इन्होंने परीक्षा पास किया ये याद रख लेना, ठीक है ना? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन विद्यालय में अध्यापक रहे। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक रहे। और इसमें समझ लो, कहते हैं कि 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हुए थे? माने ये टीचिंग का भी काम किए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने नॉलेज पे अगर उनको विश्वास रहता है तो किसी से डरते नहीं है। सही बातें होती है ना, वो साफ साफ एकदम बोल देते हैं। इनके साथ भी यही था बच्चे। ये थोड़ा उग्र स्वभाव के थे। कैसे थे जी? उग्र स्वभाव उसे कहते हैं। अगर कोई बात अगर गलत हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत का प्रतिकार डायरेक्ट सामने कर देते हैं, पीठ पीछे वो नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है इसमें देखो, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। अभी तक हमने ये पढ़ा है बच्चे कि सामान्य तौर पर जन्म लेने वाले बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद से टीचर बनते हैं। अच्छे कई कई जगह समझो कि टीचर बन रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर उनकी विरोधाभास हो जाती है। उग्र स्वभाव है, सही को सही और गलत को गलत एकदम बिल्कुल आमने सामने कह देते हैं, जिसका नतीजा, मैंने चापलूस किस्म के ये व्यक्ति नहीं थे, जिसका नतीजा हुआ कि इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये लेखन करके ही, मैंने कभी कविता कोई निबंध लिख दिए, कोई कहानी लिख दिए, कोई प्रहसन लिख दिए, एकांकी लिख दिए, ऐसा करके लिख लिख कर और उससे जो रॉयल्टी मिलती थी उससे अपना भरण पोषण ये समझ में आ गया बच्चे। अब आगे कहते हैं इसमें से कि पिता के निधन के बाद बाल कृष्ण भट्ट को पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब भी हम में से किसी भी व्यक्ति का, लेखक हो या कोई भी हो व्यक्ति, यदि पिताजी मर जाते हैं तो घर में गृह कलह का सामना करना पड़ता है। गृह माने घर, कलह माने झगड़ा झंझट। कभी चाचा के साथ, कभी बच्चा के साथ, कभी भाई पटीदार के साथ, कई सारी जिम्मेदारी आ जाती है बच्चे, जिसको कुछ नहीं कहना पड़ होता है ना। अगर नाकामयाब हो तो वो भी तुमको क्या करते हैं? कहना शुरू कर देते हैं। तो पैतृक घर छोड़कर, इसलिए कलह की वजह से इन्होंने क्या किया? पिताजी का घर छोड़कर अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना करते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ये लाइन बताता है बच्चे कि यदि तुम्हारे जीवन में भी किसी प्रकार का कोई संकट आता है, सबके जीवन में संकट आता है बच्चे, तो उस संकट से घबराना नहीं चाहिए और हमें धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए बच्चे। अगर हम अच्छे तरीके से कर्म करते हैं, ईश्वर हमें फल जरूर देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है बोलो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ हे वत्स, फल की चिंता न करो। हमारा काम है फल देना, तुम्हारा काम है कर्म करना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिल जाएगा बच्चे। इस तरीके से कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, देख लेना, हिंदी प्रदीप, कौन सा पुस्तक? हिंदी प्रदीप नामक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, मासिक पत्रिका का संपादन किया था। पूछता है, एक नंबर का क्वेश्चन बचा है बार बार कि किस पत्रिका का संपादन इन्होंने सबसे पहले किया था? बोलो। प्रदीप। क्या है जी? प्रदीप। किस भाषा में लिखी जाती थी? हिंदी में, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में अनेक उत्कृष्ट कृतियों की रचना की है जो निम्नलिखित थे। इसके बाद उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है बच्चे। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, कई सारे नाटक लिखे हैं,
कई सारे प्रहसन लिखे हैं, उनमें से एक सूची मैंने तुम्हें यहाँ बना रखा है। यदि तुम में से कोई भी स्टूडेंट आने वाले समय यूपीएससी कंप्लीट करना चाहता है, हिंदी से बीपीएससी कंप्लीट करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में हिंदी को मेन पेपर के रूप में रखना चाहते हो, तो तुम इनके सभी उपन्यास को, नाटक को और प्रहसन को, चाहे उपन्यास हो, इनका नाटक हो, प्रहसन हो, सबको याद कर जाना है। आ रहा समझ में ना? एक बार अगर 12th क्लास में अगर तुम याद कर लिए तो ग्रेजुएशन में तुम्हें खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन सा उपन्यास, इसमें कई सारा है, तुम सभी देखोगे, लेकिन मैं जिसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ उसको विशेष तौर पे देखोगे। पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, अगला है 100 आजान एक सुजान। मैं इस पर स्टार लगवाता हूँ। क्या लगा रहा हूँ? इसको देख लोगे तुम लोग। गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इसमें से रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान, ये बिल्कुल रट जाना है। अरे समझ में ना? अब बाकी सबको याद कर लेना है। नाटक को समझो। नाटक में पद्मावती, किरार तार जूनिया, किरार तार जूनिया पे मैंने स्टार लगा दिया बच्चे, जो घेर दिया इसको देख लोगे। बेड़ी संहार, इसको भी स्टार लगाता हूँ मैं। शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, बृहन्नला, बृहन्नला पे स्टार लगाता हूँ मैं। इंग्लैंडेश्वरी, जैसे भारत में भारत माता है बच्चे, तो इंग्लैंड की माता को क्या कहते हैं? ये इंग्लैंडेश्वरी, माने इंग्लैंड की ईश्वर है ये, क्या कहला गई? इंग्लैंडेश्वरी। और इस तरीके से भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल पर भी स्टार लगवाता हूँ मैं, ठीक है। और बाल विवाह, कई सारे नाटक लिखे। नाटक मतलब ये समझो कि इसमें कई सारे पात्रों के साथ ये नाटक लिखा गया है। लोग आते हैं और इस नाटक को खेलते हैं, या दर्शक बैठ के देखती है, खूब हंसते हैं। अब मान लो कि भारत माता बन के आ रही है एकदम साड़ी वगैरह पहन के, और एक वहीं पे माँ इंग्लैंडेश्वरी अगर आ जाती तो वो क्या पहनेगी? अरे हाफ पैंट पहन लेगी, है ना। अरे व्हाट आर यू डूइंग डार्लिंग, ऐसे करके बोलेगी। और भारत के लोग तो यहाँ के संस्कारी करके बोलेंगे, तो यहाँ के लोग जो इंग्लैंडेश्वरी को देखेंगे तो हंसेंगे कि नहीं? इसी प्रकार के नाटक भी मैंने ये लिखे हैं। समझ में आ गया बच्चा? अब आ जाओ आगे, ये क्या लिखते हैं जी? प्रहसन। प्रहसन क्या है इसे समझो। प्रहसन का मतलब होता है ऐसा छोटा छोटा नाटक जिसको देख कर तुम्हें खूब हंसी आने लगे। अरे समझ में ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रहसन। जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, यह क्या है जी? प्रहसन है। नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, आचार विडंबना इत्यादि। इस प्रकार इनकी कई रचनाएं हैं बच्चे। इन रचनाओं को हमें याद कर लेना है, और इन रचनाओं को याद करते हुए हम देखेंगे इस प्रकार अनेक कृतियों की रचना करने के बाद अंततः बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में ही प्रयाग में। माने इनका जन्म कब हुआ? इन्हीं का नहीं, मैं हर किसी के बारे में बताता हूँ। प्रत्येक लेखक का जन्म कब, मृत्यु कब, माता कौन, पिता कौन, जन्म स्थान कहाँ, उनकी शिक्षा कितनी, जीवन में क्या थे, उन्होंने कौन सा नाटक लिखा, कौन सा प्रहसन लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा, या कौन सी कहानी लिखी, इत्यादि जो कुछ है उसमें से कम 2-2 ठो तुम्हें निश्चित रूप से याद कर लेना है। इतना लिख देते हो तो लेखक परिचय समाप्त। परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है किसी लेखक के बारे में कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में लिखिए, या तुमसे पूछ देगा एकदम कि चलो किसी के बारे में भी, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखिए, या तुमसे पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखिए। एक लेखक का परिचय बोर्ड के एग्जाम में रहता है। तो बाल कृष्ण भट्ट की शुरुआत करते हैं बच्चे। इतना कंप्लीट हो गए। अब वास्तव में इस कहानी का सारांश क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यह सारांश हम अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा बता दिए बच्चे। हम इसलिए इसको बनाए हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा सब, लेकिन तुम्हें इसको बांट कर अलग अलग बनाना है, ठीक है ना जी। तो चलो हम इसका सारांश क्या लिखेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में पहला काम हम ये करेंगे कि इसको निश्चित रूप से क्या करेंगे कि माता पिता, इनका जीवन परिचय एक पैराग्राफ में समाप्त कर लेंगे। अगला पैराग्राफ हेडिंग देंगे कहानी का सारांश।
तो ये निबंध का सारांश लिखेंगे, कहानी नहीं है क्या जी, यहाँ लिख लेंगे निबंध का सारांश। तो चलो, सारांश कहता है कि प्रस्तुत पाठ बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। माने बातचीत जो है यह व्यक्तित्व की बातें तो करता ही है जी, मुख्य तौर पे ये किस चीज़ पर फोकस डाले हुए हैं, भाषा शैली। माने व्यक्ति की किसी की पहचान हम उसके भाषा शैली पर करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हमने अभी तुम्हें बताया, उस बच्ची से भी पूछा है, जब मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ, अगर किसी से तुम कहते हो ए जी सुनिए ना, और कहते का रे, तो हम समझ जाएंगे बाप रे बहुत टेढ़ा आदमी है, अरे समझो ना। और वही पूछते ये जी सुनिए ना, बोले जी क्या बात है कहिए, तो हम समझ जाएंगे आदमी बहुत सुलझा हुआ है। माने उसके भाषा शैली के आधार पर हम किसी के व्यक्तित्व की पहचान कर लेते हैं कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है ना, और यह सभ्य व्यक्ति लग रहा है कि असभ्य लग रहा है, टाइट है कि नम्र स्वभाव का है। समझ में आ गया बच्चे। तो भाषा शैली पर मुख्य तौर पर यह फोकस करते हैं बच्चे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से, यहाँ से जरूर लिखेंगे, इस माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल चीज वाक शक्ति का उचित प्रयोग करने को बताते हैं। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है बच्चे, इन समस्त चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ें क्या दी है, वाक शक्ति। क्या दी है जी, वाक माने बोलने की, बोलना, शक्ति माने शक्ति, बोलने की शक्ति। अच्छा ये बताओ, हम लोग को खाना दे दिया जाए खाने के लिए, कितना देर में ख़त्म कर लोगे? अरे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, यही ना, आखिर 4 घंटा खाते रह जाएगा, नहीं ना। ठीक है, पीने के लिए दे दीजिए कितने देर में, अरे 2 मिनट 4 मिनट, यही ना जी, पिएंगे और क्या। माने कोई भी काम अगर दे, बैठने के लिए दे दिया जाए उब जाएंगे हम लोग, अब बातचीत करने के लिए दे दिया जाए तब। अगर कोई लड़का हो और कोई लड़की हो, अगर वो दोनों मिल जाए स्टेशन पे, कोई किसी को नहीं जानता है, या कोई लड़का ही है, कोई लड़की ही है, अगर वो मिल जाए, अब दोनों में ट्रेन पता चलता है कि 10 घंटा लेट है, अब बातचीत जब शुरू कर देंगे तो 10 घंटा भी कम हो जाएगा, अरे बड़ी जल्दी ट्रेन आ गई। बातचीत के द्वारा व्यक्ति अगर बैठ जाए तो पूरी रात काट लेता है, पूरी जिंदगी बातचीत करके काट लेता है। अब बातचीत नहीं रहे, घर में मम्मी हो पापा हो, दोनों में झगड़ा हो जाए, बातचीत न करे, तो वही घर क्या लगता है, जहन्नम जैसा लगने लगता है। आ जाते हो, मम्मी पापा खुश है, तुमसे अच्छे से बात करते हैं, वे लोग आपस में अगर बात करते हैं तो वही घर क्या लगता है, जन्नत लगने लगता है। तो वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई सबसे अनमोल शक्ति है बच्चे। समझ में आ गया ना जी। किसी को पहचानने के लिए भी और समय काटने के लिए भी। आ रहा समझ में ना। हम हमेशा खा नहीं सकते, हमेशा गा नहीं सकते, हमेशा पी नहीं सकते, हमेशा सो नहीं सकते, लेकिन बातचीत वो जबरदस्ती हम लोग बंद कर रही, अब बंद कर, थोड़ा सो लिया जाए, फिर सुबह में बत्ती आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे। चलो देखो, कहता है कि वे बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। माने जब बातचीत ही नहीं होती थी, सृष्टि क्या हो जाती, गूंगी हो जाती। गूंगा माने जो बोलते ही नहीं। सब लोग हम लोग एकदम एक दूसरे को देखते और देख कर चुपचाप एकदम समय ही नहीं कटता बच्चे। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बिठा दिए गए होते। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता है जी, हम लोग यहाँ आते आने के बाद से सब लोग कोना कोने एकदम तुझे पकड़ लेता है। जैसे आजकल बातचीत बंद करते जा रहे हैं, कौन, मोबाइल। घर में जाओगे, घर में 5 मोबाइल है तो पता चला पापा जी उधर मोबाइल लेके पड़े, मम्मी उधर मोबाइल लेके पड़ी है, अब बेटा उधर मोबाइल लेके कोने में चल गया, बेटी अपने क्लासरूम में जाके एकदम बैठ के और देखती है कि चलो जीडी सर का नोट देगा, पता चला अरे ऐश्वर्या राय आने लगी कोने में, क्लिक 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 हाथ मारता है तो खोल दी वही। ऐसा भी हो जाता है बच्चे। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवार में कलह भी उत्पन्न हो रहा है बच्चे। आ रहा है समझ में ना। तो अच्छी अवस्था में अगर रहना है बच्चे तो बातचीत करना क्या है, बहुत ज़रूरी है बच्चे। बातचीत से ही एकदम घर परिवार हर संबंध बना रहेगा। झगड़ा हो जाए और सुलझाना है तो 2 लाठी मार देंगे तो सुलझ जाएगा कि बतिया के सुलझा लेंगे हम लोग, बातचीत से ही सुलझेगा बच्चे। हम जैसे 2 लाठी मारेंगे, कमज़ोर है तो 1 लाठी वो भी तो मार देगा। तो ये चीज़ समझना है बच्चे, ठीक है ना। इसीलिए इसमें से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं
क्या कहते हैं जी? कि जिस सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में न कुछ कह सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। हमारी कई ज्ञान इंद्रियां बचे, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है। मुंह को अगर छोड़ दें हम लोग, आँख से किसी को देखेंगे तो कब तक देखेंगे जी? देखने से मन भरेगा? अरे क्यों नहीं भरेगा जी? कुछ देर के बाद भर जाएगा। खाली देखेंगे तो काम चलेगा क्या? लेकिन बातचीत करेंगे तब। अगर भूख लगा है, समझो घर में खाना नहीं है, लेकिन बातचीत हम कर, कोई बात नहीं, अगर पापा लेकर आ रहे हैं, आज हम लोग एकदम सादा खाना खाएंगे, आज तो वो बिरयानी बनेगा, आज पूड़ी और खीर तस्मई खाएंगे हम लोग। बतियाते बतियाते घंटा भर पार कर जाएंगे। आप बात नहीं करेंगे तब। अगर हम देख कर चाहें कि पार करने के लिए, तो हम उसको देखेंगे, वो तुमको देखेगी। बच्चे दोनों की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगेंगे, पेट गड़गड़ाते रहेगा। आ रहे समझ में ना? लेकिन बतियाएंगे तो वो समय क्या होगा? कट जाएगा बच्चे। इसीलिए आँख हो तब, नाक हो तब, कान हो, सुनते सुनते कान पक जाएगा। अरे समझ में ना जी? तो ये हर चीज़ कुल मिलाकर सबसे, इसीलिए उसको आवाक बोला गया। मैंने जो नहीं बोलता उसे क्या बोलेंगे? आवाक। लेकिन बोलता कौन है? मुंह। तो बोलकर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मज़े ले सकते हैं बच्चे। कहते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। माने खाकर मज़ा तो आता है, पी कर भी मज़ा आता है, चलने फिरने घूमने में भी मज़ा आता है, लेकिन उससे मज़ा कब आता है बच्चे? बातचीत करके। एक बार आगरा का टूर मैं बनाऊंगा, तुम लोग को ले चलूंगा घुमाने के लिए। आगरा में हम लोग सब आदमी चलेंगे बच्चे। 10th में नहीं ले गया है? चल इंटर में हम लोग चलते हैं, और नहीं तो पटना से घूम कर आते हैं हम लोग। चलेंगे हम लोग, खूब बढ़िया रेस्टोरेंट में खाएंगे, एक दिन खाएंगे, खाने के समय खूब मजा आएगा, लेकिन उसके बाद खाने का मजा आएगा क्या? लेकिन अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे, कोचिंग में हमारे आने के पहले तुम लोग बतिया, अरे बाप रे रेस्टोरेंट में सर ले गए थे ना, मजा आ गया खाने में। फिर पता चला चले गया मामा के, हम मामी से बतियाने लगे, मामी क्या रेस्टोरेंट था, इतना बढ़िया खा रहे थे। फिर पता चला क्लास में चले गए, स्कूल में मास्टर साहब आए, नहीं तुम लोग कोने में रहो, अरे पटना गए थे ना, जेडी सर ले गए थे, बड़ा मजा आ रहा था एकदम। कई जगह एक ही खाने को बतिया कर घंटों क्या, कई दिन क्या जीवन गुजार लोगे। बूढ़े हो जाओगे, मरने के करीब आ जाओगे, तब पोता पोती से अपने कहोगे, अरे हम जब गए थे अपने जीवन में पटना के रेस्टोरेंट में तो ऐसे था। तो बातचीत का ऐसा सिलसिला होता है बच्चे, जो एक पल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए यादगार हो जाता है। और बातचीत के द्वारा हम उसको याद कर लेते हैं अपनी बचपना, कि जब हम लोग को नहीं मिलता है खाना, और घर में एकदम कुछ भी नहीं रहता था, तो चावल बन जाता था, चटनी का माने समझे धनिया का चटनी मिल जाता था, वही मिलाकर खाते थे। वो आनंद तो आज एकदम रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। आदमी बातचीत करके ऐसे अपने समय को क्या करता है जी? काट लेता है और आनंद भी लेता है। आ रहा समझ में ना? चलो, तो बातचीत का मूल आशय समझ गया जी। मैंने दुनिया में अगर जीना है कहीं, तो सबसे आसान तरीका क्या? बातचीत। एक ये पैराग्राफ लिख लोगे और एक ये पैराग्राफ लिख दोगे और एक लास्ट वाला, इसी में इसका सारांश खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया ना जी? तो दूसरा सारांश यहाँ से लिखोगे तुम लोग, देखो कहता है, एक प्रश्न भी बनेगा इस पर, कि मनुष्य किसी के गुण और दोष को कब तक नहीं जान सकता है, या मनुष्य किसी के गुण दोष को कब जानता है, या प्रश्न बनेगा मनुष्य किसी को कब पहचानता है। ऐसा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। तो हम लिखेंगे क्या? इस समरी में भी लिखेंगे और क्वेश्चन में भी लिखेंगे। हम ऐसा समरी तुम्हें पढ़ा रहे हैं बच्चे कि एक समरी कंप्लीट करोगे, इसी में इसका सब क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है जी? मनुष्य किसी को कब पहचानता है, कब जानता है। आ रहा समझ में? तो लिखेंगे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। अभी तुम लोग सब आओगे बच्चे, और यहाँ पे सब बैठे हुए हो, देखने से पता चलेगा कौन कितना योग्य है इसमें? नहीं पता चलेगा बच्चे। आ रहा समझ में ना? अभी मान लो कि तुम लोग जितनी लड़कियां हो आ जाती, यहाँ बैठ जाती हो, अभी एक आर्केस्ट्रा वाली भी आएगी तुम्हारे साथ, यहाँ आकर बैठ जाएगी, देखने में खूब सुंदर लगेगी वो, तो मेकअप से कभी करके रखी है, लेकिन जैसे वो बोलेगी उसमें, जब तुम लोग बोलोगी उसमें अंतर हो जाएगा कि नहीं? बोलने से पहचान में आ जाएगी, रे ये कहाँ की है। आ रहा समझ ना? जैसे कौआ और कोयल को देखे हो ना तुम लोग, दूर से देखने पर दोनों एक ही जैसे लगते हैं,
लेकिन जैसे ही कोयल अगर एक बार कू बोलती है, वो बोलेगी कू, तो तुम लोग भी क्या बोलेगा, निश्चित रूप से हम लोग भी क्या नीचे से इधर करने लगते हैं, कू, माने उसके से बोलने की उस। लेकिन जब कोई कौआ के काँव काँव करता है, तो हम लोग काँव काँव करते हैं क्या, हट भाग। घर पे अगर आके बोल दिया तो कहीं अरे लगता है कि मामा आ रहे हैं, आ रहे बच्चा, समझ में आ रहा है ठीक से ना। अर्थात व्यक्ति के गुण और दोष का पता कैसे चलता है, बातचीत। जब तक कोई बोलता नहीं हम उसके गुण दोष का पता नहीं करेंगे। कहता बेन जॉनसन, ये एक विदेशी है बच्चा, इसका ये कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वही भी मनुष्य कैसा है हम कैसे जानते हैं, बोलने से। देखो हम आईएएस के एग्ज़ाम देते हैं ना, आईएएस के एग्ज़ाम टॉप लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन उसमें समझो कि जब तक इंटरव्यू बोर्ड वाले तुमसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो तुम्हारी क्वालिटी के बारे में नहीं जाने। मानो पढ़ने में खूब तेज हो, अंदर के इतने गुस्सैले हो कि जैसे ही अगर मान लो कि अगर डीएम बन गए हो और जिला में जैसे ही झगड़ा हुआ तुरंत उठेगा, गोली मार दो सब, उड़ा दो सब, कर देगा कि नहीं। तो ऐसा तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। ये जानने के लिए तुम्हारा क्या किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार कैसे होता है जी, बातचीत से। इसीलिए जो 300 नंबर जो इंटरव्यू में दिए जाते हैं बच्चे, वो सिर्फ बातचीत करने के लिए दिया जाता है, तुमको जानने के लिए, तुम्हारी क्वालिटी को पहचानने के लिए कि किस माइंड का है। इसीलिए वहाँ उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन कर दिया जाता है और देखा जाता है इसकी प्रतिक्रिया क्या है, इसके चेहरे का भाव क्या है, ये मैंने गुस्सा रहा है कि नॉर्मल है किसी भी परिस्थिति में। तो जो हर परिस्थिति में नॉर्मल होता है बच्चे, वही आईएएस बनता है। नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड वाले बातचीत करने के क्रम में ही निकाल लेते हैं ये दब्बू किस्म का आदमी है कि बोल्ड किस्म का आदमी है, नम्र है कि मैंने समझो कि कुपात्र है, ये आ रहा समझ में ना। इसलिए केवल लिख देने से ही परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इंटरव्यू किस लिए, तुम्हारे गुण और दोष को सही तरीके से जानने के लिए। इंटरव्यू माने बातचीत, साक्षात्कार। कौन कहता है, बेन जॉनसन। कौन कहता है जी, कहता है कि बातचीत के द्वारा ही मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सरलता से समझा जा सकता है। बातचीत के संबंध में एडिशन, अभी इधर बेन जॉनसन ने कहा था, अब कौन कह रहा है, एडिशन। परीक्षा में पूछता है कि बेन जॉनसन ने बातचीत के बारे में क्या कहा है, एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या कहा है। तो एडिसन कहता है, इसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है। जब 3 होते हैं तो यह बातचीत कोसों तक दूर चली जाती है, खुल के बातें नहीं हो पाती है। 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत तो राम रमोवल कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाता हूँ, परीक्षा में पूछ देता है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है बच्चे। अभी देख लो बच्चा, 2 लड़का अगर मिल जाए या 2 लड़की मिल जाए, दोनों आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, या कोई लड़का लड़की मिल जाएगा बातचीत करेगा, तो क्या बात करेगा, दिल की बातें कर लेंगे, सब मन की बातें कर लेंगे। भाई मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ, वो तुम मेरे बारे में ये सोचे, दोनों बातें करेंगे। और जैसे ही तीसरा मित्र आएगा ना, वो बात बदल दे, हाँ तो तुम कह रहे थे कि मम्मी तुम्हारी पकौड़ी बनाई थी तो बड़ा अच्छा था। मैंने क्या हुआ, 2 आदमी जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, दिल की बातें बतियाने लगते हैं। असल बातचीत कितने लोगों के बीच, आज जैसे ही तीसरा आता है तो क्या करते हैं, खाने की बात करें, कोई ना कोई बात बदल देगा सर, आप सामने वाला समझ नहीं पाएगा। अब ये तीसरा क्या करेगा, बात को बदल देंगे। और समझो कि इस तरीके से समझ लो बच्चे कि वो समझ भी नहीं पाता है। आज 3 की जगह अगर चौथा भी आ जाए, 5वां आ जाए, तो सब बात बोले राम रमोल, अरे महाकुंभ में गए थे हम लोग, यार मत कहो IITN बाबा तो वैसे तो दूसरे की तो मोनालिसा कम थी क्या। अब सब मिलकर चारों तरफ की बातें बतियाना शुरू कर देंगे बच्चे। वो राम रमोवल इसी को कहते हैं। आ रहा समझ में ना, कोई अपने बात को रखने लगेगा, कोई अपने बात को रखने लगेगा, वहाँ निश्चित बातें नहीं हो पाती, उस समय काटने वाली बातें होती है। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है बच्चा, 2 लोगों के बीच। आज तीसरा आ जाएगा तब बात पकौड़ा से लेके कहीं दूसरी जगह चली जाती है बच्चे। इसलिए इसको ठीक से समझेंगे। ये तो बंदी हो जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ जा रहा है ना बच्चा। अब आगे कहते हैं हम लोग समझो, यही नहीं असली मजा तो अब है बच्चे। कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं।
माने बातचीत की शैली का मतलब होता है कि हर लोगों की बातचीत अलग अलग होती है बच्चे। जैसे अगर दो बूढ़े मिलेंगे, जो लिखवाए हम उसी को समझ पहले, कहते हैं कि दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। माने जब दो बूढ़ा मिल जाएगा ना तो क्या बतियाएगा जी, जैसे ही हाँ अपने घर में चले जाओगे बूढ़ा, माने समझे कि दादाजी, जैसे जाओगे ना दादाजी के पास, रे इधर आ, का पहन के जा रही है। हमारे ज़माने में एक हम लोग का ज़माना था कि एकदम लड़कियां जब पहन के जाती थी नीचे से ऊपर तक कोई देख नहीं पाता था, बिल्कुल फिट फाट रहते थे। लड़के ऐसे हुआ करते थे, ये पहन कर जाते थे। खाओगे अगर नहीं तुम लोग, तब तुरंत वो बूढ़ा व्यक्ति दादाजी क्या बोलेंगे, क्या खाता है रे साहब। हम लोग खाते थे एकदम घी में रोटी बोर कर खाते थे हम लोग। हमारे ज़माने में हम लोग ये मकई का भात खाकर हम लोग देखो कितने हिस्ट पुष्ट है, आज तू सब बोनबीटा खा के एकदम हड्डी से कबड्डी खेल रहा है, ऐसा करके। माने जो जब दो बूढ़े मिलते हैं तो वो बूढ़े लोग अपने अपने ज़माने के बाद, अरे क्या ज़माना आ गया भाई, एक हम लोग का ज़माना था और ये आज का नई पीढ़ी एकदम खाली मोबाइले में घुसी रहती है। वो जब बतियाएंगे तो क्या बतियाएंगे, जमाने की बात एक बतियाते हैं बच्चे। वो यही नहीं, कहता है कि वे बाबा आदम से लेकर आज तक की समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। जब बुढ़वा व्यक्ति मिलेगा बच्चे तो अब जमाना की बात बतियाते बतियाते, हमारे ज़माने में आदमी बाप रे 8-8 फीट का होता था, 8 फीट का आदमी होता था जी, लेकिन बतियाने के लिए खूब बतियाते। हाँ अकेले जाते थे 50 आदमी को पहलवानी में पछाड़ते थे। अब क्या पछाड़ते होंगे क्या नहीं, अब बुढ़वा ही जानता होगा बच्चा। और इसमें ना तो बूढ़े मने जब भी मिलेंगे तो क्या बतियाएंगे जी, जमाने की बात बताते हैं। और दो बुढ़िया मिल जाएगी तब क्या बतियाएगी। अरे बोलो बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ? अरे साहिबा बताओ कि दो बुढ़िया मिलती है तो क्या बतियाती है। नहीं नहीं, थोड़ा और सोचो। बुढ़िया जमाने की बात नहीं बतियाती बच्चे। अपने मोहल्ले की किसी बुढ़िया को देखी हो, जाकर देखना, जब दो बुढ़िया मिलती है तो क्या बतियाएगी। हाँ देख लो, ये लड़का होके जानता है। वो जब बतियाएगी अपनी बहू की शिकायतें बतियाती है बच्चे। बुढ़िया क्या बतियाती है जी, बहू, अरे हमारी बहू तो ऐसे नाक में दम करके रखती है। अब बेटी भले कमेनी हो तो क्या है, बेटी से जैसी कोई है, लेकिन बहू को निश्चित रूप से शिकायत ही करती है। समझ गए ना बच्चे। ये परीक्षा में पूछेगा कि जब दो बूढ़े मिलते हैं तो क्या बतियाते हैं और दो बुढ़िया मिलती है तो क्या बतियाती है। तो दिया है बच्चे कि बूढ़ियों के बीच की बातचीत मुख्य सामान बहू बेटी वाली होती है। वो अपने बहू बेटी ये दोनों की तुलना जरूर करेगी कि हमारी बेटी एक ठो है, ये बहू आई है। और इसमें ना तो इसी की क्या करती है, इसका गीला शिकवा करती है। और अंत में यही नहीं बच्चे, ये बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। दो बुढ़िया जब मिलेगी तो बातचीत करेगी और कहेगी, जैसे दो बुढ़िया अगर दूसरे जगह मिल गई, बातचीत शुरू होगा, शुरू होते होते एकदम एकदम अपने बहू की एकदम समझे कि पहले तो बड़ाई करेगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो भी कहेगी मेरी कम है, मेरी भी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे अब बातचीत होते होते फिर आ जाएगी, लेकिन क्या कहाँ है, शुरू में तो साल भर ठीक थी लेकिन अब बड़ी बिगड़ गई है, ऐसे करती है। तो कहते मेरी भी ऐसी करती है, अरे वो तो और आगे है। और जैसे ही अगर एक बुढ़िया दूसरे को कह दी ठीक कर रही हो, तुम्हारी वाली बहू जो है ना बड़ी खराब है, दूसरी बिगड़ जाएगी, तेरी कम है क्या, इतना कहेगा, पता चलेगा दोनों बुढ़िया आपस में महाभारत माने मार भी कर लेगी बच्चे। इसीलिए बच्चे बुढ़िया को अगर दो बुढ़िया हो बार बार मिलने देने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर में ही रखना है बच्चे। समझ गए ना। मोहल्ले का मैक्सिमम झगड़ा बुढ़ियों के वजह से ही होता है। वो निकलेगी अपने बहू की बात उससे कहेगी, उसकी बहू की बात इससे कहेगी, अब बहुएं जब सुन लेगी तो महाभारत करेगी ही बच्चे। तो ये भी समझ लेना है बच्चे कि अंत में बात करते करते लड़ने लगती है। अब आ जाओ बच्चे, अब हम बात करेंगे तुम लोगों जैसे नौजवान लड़कों का। नौजवान लड़के जो स्कूल में जाते हैं, ये सब क्या बात करते हैं जी साहब, क्या बात करते हो, खड़े हो जाओ, ईमानदारी से सच सच बता दो। क्या नाम है तुम्हारा, अनिल। बोलो अनिल कुमार, क्या बात करते हो स्कूल में जाते हो तुम लोग, तो किसके बारे में ज्यादा बतियाते हो। एग्जाम टाइम में फ्री फायर खेलता है। अरे बोल लेने दो, बोल लेने, बोलो किसके बारे में बतियाते हो। अरे मुंह से बोलेगा कुछ,
बोलो जी, किसके बारे में बात करते हैं बच्चे? सर अपने बारे में बात करते हैं, दोस्तों के बारे में बात करते हाँ, और हैं, किसके बारे में बात करेंगे सर? तुम बताओ जी। दोस्तों के बारे में और फ्री फायर। फ्री फायर के बारे जी में, सर, देखो ये खेलते लड़का आ गया फ्री फायर के बारे में। और क्या बताते हैं जी? अरे पढ़ाई से संबंधित और दोस्तों के बारे में। हाँ, और खेल उल के बारे में बताते हैं कि नहीं? बोलिए। हीरो हीरोइन के बारे में? वो वाला नहीं सर। हाँ, वो तो छोड़ेगा नहीं सर, बैठ जा। लड़के जब मिल जाएंगे तो मुख्य तौर पे उनका बात एकदम खेल खिलाड़ी। अभी एकदम क्रिकेट के पीछे दीवाना है सर, देख लो। गोपालगंज तो और दीवाना हो गया क्रिकेट के, जब से समझ लो वो कौन, क्या नाम है जी? हाँ, साकिब, जब से सिलेक्शन हुआ है साकिब का, तब से लड़के और दिन रात क्रिकेट के ही बारे में खेल रहे हैं, बतिया रहे हैं। अरे समझो ना, अर्थात जब दो लड़के मिलते हैं तो लड़कों की बातचीत क्या होती है? तो खिलाड़ी की तारीफ करना, और स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने शिक्षक की शिकायत या प्रशंसा करना भी होता है। कई लड़के स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाएंगे तो एकदम या तो खिलाड़ी की बात करेंगे, हीरो हीरोइन की बात करेंगे बच्चे, और समझो कि अपने टीचर के बारे में बतियाते हैं। जैसे ही अगर कोई टीचर बड़ा बड़ा बाल लेके बीच में अगर झाड़ के अगर ऐसे आया, तुरंत नाम रहा, अरे तेरे नाम वाले सर जो है ना, हाँ एकदम ऐसे हैं। तो इस तरीके से टीचर का नामकरण भी बच्चे कर देते हैं। आज समझ में ना, और कोई मास्टर साहब एकदम तेल चिपका के डेली आता है, चिपकू सर ना, आज हम लोग को यही पढ़ाएंगे, एकदम भाग रहे इनके क्लास में नहीं रहना है। तो बच्चे ना टीचर का नामकरण भी करते हैं बच्चे। टीचर सब जानते हैं, तुम लोग सोचते हो हम जानते नहीं हैं, सब जानते हैं, लेकिन टीचर जानते हैं साइकोलॉजी, इसीलिए सब शांत रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है बच्चा? और यदि तुम्हारी उम्र 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत जब होती है बच्चे, जैसे अभी तुम लोग की बातचीत गंभीर नहीं होती होगी, लेकिन जब 25 वर्ष के ऊपर जब हो जाते हैं तो उनकी बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती है, उसमें अनुभव और दूरदर्शी भरी रहती है। बचपना ख़त्म हो जाता है बच्चे, जवानी अपने अंतिम पड़ाव पे आ जाती है। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि भाई हम लोग बहुत इंजॉय कर लिए लाइफ में, अब अगर सीरियस नहीं हुए, नौकरी नहीं हुई, कहीं सेटल नहीं किए, शादी भी नहीं होगी, पर जीवन भर एकदम समझो कई नेताओं की तरह रहना पड़ जाएगा हमें। तो लड़का क्या करता है जी? सीरियस होता है, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करने लगते हैं कि हमें अपने लाइफ को क्या करना है? सेटल कर लेना है। हो गया बातचीत लेसन, ये समाप्त हो गया बच्चे, समझ में आ गया ना जी? अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। इसी को हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है, तो लिखेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसे समझ लो। कहता है कि बातचीत की एक विशेष शैली होती है जो यूरोप के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने से हम यही समझते हैं कि हम अपने में वह शक्ति उत्पन्न कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। माने समझ लो, जितना हम लोग पढ़े थे उसमें से अंतिम निष्कर्ष क्या निकला कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है बच्चे? हम किसी की गिला शिकवा ना करें, हम किसी के फेरे में ना रहें। दूसरे के बारे में बतियाने से बेहतर है कि हम स्वयं से बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में हम कमी निकाल रहे हैं। एक उंगली हम जैसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, हमेशा कह दिए, तो देखो उंगली, देखो मेरा उंगली जैसे ही हम ऐसे निकालते हैं बच्चे, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक उंगली तो सामने है, सामने वाला बुरा है, लेकिन बाकी की तीन उंगली हमारे तरफ एक बीच में ही है। एक तो ऐसे करके नहीं ना, बंदूक की तरह नहीं निकलता है ना जी, ऐसे ही नहीं कहते हैं जी। तीन हमारे तरफ है, अंगूठा तो ऊपर उठा रहता है बच्चे, बीच में उधर जाए कि इधर जाए, वो सोच में पड़ा रहता है। तो एक उंगली कहता है कि तुम बुरे हो, तो तीन उंगलियां क्या कहती है कि तुम मुझसे 3 गुना बुरे हो। इसलिए बातचीत का सबसे बेस्ट बातचीत करने का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या कहता है? यूरोप के लोग क्या बताते हैं कि सबसे उत्तम तरीका बातचीत का है स्वयं से बात कर लेना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को अच्छा लग रहा होगा कि बुरा। अगर मानो कि हम किसी को कुछ बुरा बात बोलते हैं, अगर वही बात मुझे कोई कहता तो हमें क्या होता? हमें भी वैसे ही बुरा लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ तुम्हारे अंदर आती है, तो उसको हम कहते हैं समानुभूति। क्या कहते हैं बच्चे? समानुभूति। एक शब्द हम लोग सीखेंगे, समानुभूति क्या है? समानुभूति 2 शब्दों के मेल से मिला है, सम प्लस अनुभूति। सम माने बराबर, अनुभूति माने एहसास। यदि हम किसी को डांटते हैं, खूब बढ़िया सोचो, तो डांटने के पहले यदि हम ये सोच लें कि अगर दूसरा मुझे डांटता तो मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है।
तो मैं भी अगर किसी को डांट रहा हूँ तो उसको भी बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि हम उसको डांटे नहीं। तो अच्छा बातचीत करने का तरीका यही है कि हम समानुभूति अपने अंदर एहसास करें। आ रहा समझ में ना? हम क्लास में जाएं बैठने के लिए और हम लोग बैठे हैं और कोई लड़का आ जाता है, हम तुरंत समानुभूति अनुभव करें कि यदि इस लड़के की जगह पे मैं आया होता और मुझे कोई नहीं बिठाता तो मुझे कैसा लगता। इसलिए क्यों ना मैं थोड़ा खिसक ही जाऊं, थोड़ा कष्ट से बैठूं और उसको भी बिठा लूं। ये अगर तुम स्वयं से बात कर लिए तो समझो कि यह बातचीत सबसे उत्तम बातचीत माना जाता है। इस तरीके से यह लेसन समाप्त हो गया बच्चे। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था। उसने कहा था। ये कहानी है बच्चे, और हम लोग इसको भी समाप्त करेंगे आज अगले वीडियो में। ओके।